हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच। ये टॉपिक है ना, फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। और जिस भी भर्ती परीक्षा में जिस ये टॉपिक लगा हुआ है प्रणाली उपागम या सिस्टम अप्रोच, उन सभी के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं। प्रणाली उपागम का विकास। प्रणाली उपागम की बात करें तो प्रणाली उपागम का है ना विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। इसे शैक्षिक तकनीकी तथ्य भी कहते हैं। और जैसे शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं तो प्रथम शैक्षिक तकनीकी प्रथम किसे कहते हैं तो हार्डवेयर को, सेकंड किसे कहते हैं सॉफ्टवेयर को, और थर्ड किसे कहते हैं सिस्टम अप्रोच को। प्रणाली विश्लेषण ही प्रबंध तकनीकी है, यानी कि प्रणाली उपागम का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है। इसे शैक्षिक तकनीकी की तृतीय अथवा प्रणाली विश्लेषण की प्रबंध तकनीकी भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है बराटे के अनुसार 1958 के अनुसार बराटे 1958 के अनुसार अनुदेशन प्रारूप में प्रणाली उपागम किसी समस्या के विश्लेषण तथा समाधान हेतु एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। बराटे ने कहा कि अनुदेशन प्रारूप में प्रणाली उपागम किसी समस्या के विश्लेषण तथा समाधान हेतु एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। रोब के अनुसार प्रणाली तत्वों का एक ऐसी क्रमबद्ध व्यवस्था है जो विशिष्ट विधि से कार्य करती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होती है। इसमें क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया जाता है और विशिष्ट विधि से कार्य किया जाता है। क्रमबद्ध व्यवस्था के अनुसार वैज्ञानिक विधि है। ये एक प्रणाली उपागम वैज्ञानिक विधि है। इसमें है ना वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है और समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। तो आजकल इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है शैक्षिक तकनीकी तथ्य का। अगली परिभाषा है केसो तथा मिकिन के अनुसार प्रणाली आयाम एक प्रविधि है। प्रणाली आयाम क्या है? एक प्रविधि है जिसका उपयोग लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है और यह प्रविधि समय, शक्ति व धन की दृष्टि से मितव्यय तथा प्रभावशाली होती है। वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की समस्या का समाधान इसमें किया जाता है। प्रणाली आयाम एक प्रविधि है जिसका उपयोग लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह प्रविधि समय, शक्ति तथा धन की दृष्टि से मितव्यय तथा प्रभावशाली होती है। वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा की समस्या का समाधान किया जाता है। किसके अनुसार? केशो तथा मिकिन के अनुसार। ये परिभाषा देख लेना है एक बार। प्रणाली उपागम है ना विश्लेषण गणित पर आधारित है। इसका विश्लेषण गणित पर आधारित है। प्रणाली आयाम या प्रणाली उपागम में विश्लेषण प्रणाली के लक्ष्यों की पहचान की जाती है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक ढंग से अनुसरण किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत सोपानों का वैज्ञानिक ढंग से अनुसरण किया जाता है। प्रणाली आयाम का लक्ष्य होता है उत्तम वातावरण का सर्जन करना। प्रणाली आयाम का लक्ष्य होता है उत्तम वातावरण का सर्जन करना, उत्तम व्यक्तियों के लिए समुचित समय में उत्तम प्रणाली तथा उत्तम अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को प्रदान करना। इसके अनुसार उत्तम वातावरण प्रस्तुत किया जाता है और उत्तम व्यक्तियों के लिए समुचित समय में उत्तम प्रणाली तथा उत्तम अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को प्रदान किया जाता है। अनुदेशनात्मक प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट परस्पर निर्भर एवं परस्पर अंत क्रिया करने वाले तत्वों का समावेश हो। यानी कि इसमें है ना परस्पर निर्भरता और अंत निर्भरता होती है एक दूसरे की, तो उन तत्वों का समावेश इसमें किया जाता है। जैसे इसके प्रमुख तत्व है प्रणाली उपागम के अदा, प्रक्रिया, प्रदा और परिवेश, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और पर्यावरण है इन्वायरमेंट, संदर्भ। तो अदा के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल है? अदा के या इनपुट के अंतर्गत विद्यार्थी है, शिक्षक है, वो पाठ्यक्रम है। तो क्वेश्चन आ जाए कि अदा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो विद्यार्थी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, विद्यार्थी, शिक्षक व पाठ्यक्रम। प्रक्रिया को प्रक्रम भी कहते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें विधियां, शिक्षण विधियां व शिक्षण व्यू रचनाएं शामिल की जाती है। विधियां और व्यू रचनाएं शामिल की जाती है। प्रदा को आउटपुट कहते हैं और इसमें है ना अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति किसमें की जाती है? तो प्रदा के अंतर्गत, आउटपुट के अंतर्गत
परिवेश और पर्यावरणीय संदर्भ में है ना विद्यालय की व्यवस्था का प्रबंधन कैसा है ये देखा जाता है और अनुशासन उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा अनुशासन विद्यालय व समाज की पारस्परिक पारस्परिक विद्यालय व समाज में पारस्परिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत आते हैं? अदा और इनपुट में। और शिक्षण की विधियां और व्यू रचनाएं प्रक्रिया, प्रक्रम, प्रोसेस के अंतर्गत। प्रदा आउटपुट में है ना अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। और परिवेश पर्यावरणीय संदर्भ में विद्यालय की व्यवस्था, प्रबंधन, अनुक्रम और उपलब्ध करना। और विद्यालय व समाज ये पारस्परिक संबंध, विद्यालय समाज से पारस्परिक संबंध इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अदा, प्रक्रिया, प्रदा, परिवेश कितने तत्व है? 4 तत्व है। किसके? प्रणाली उपागम के या सिस्टम अप्रोच के। आगे देखते हैं प्रणाली उपागम के मुख्य क्षेत्र। तो प्रणाली उपागम के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे अनुदेशनात्मक प्रणाली, प्रक्रिया, विद्यालय प्रबंधन एवं निरीक्षण करना, और परीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली, प्रौढ़ शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा निर्देशन प्रणाली। अनुदेशनात्मक प्रणाली या प्रक्रिया, विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण करना, प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रणाली, प्रौढ़ शिक्षा एवं निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा निर्देशन प्रणाली। प्रणाली आयाम है ना समस्या केंद्रित होता है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, यानी कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है और उसकी कमजोरियों, जो भी कमजोरियां रह जाती है उनका पता किया जाता है, उनका कमजोरियों का निदान किया जाता है और कमजोरियों का निराकरण करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पक्षों, जैसे मैंने बता दिया अभी, अदा, प्रक्रिया और प्रदा और पर्यावरणीय संदर्भ, इन सभी तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, अनुदेशन सामग्री है, अनुदेशन आवेदन है, भौतिक तथा सामाजिक वातावरण है, शिक्षा के उद्देश्य है, प्रबंधन प्रणाली तथा मूल्यांकन आदि सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसका लक्ष्य बताऊं तो इसका लक्ष्य है प्रणाली उपागम का वातावरण का सृजन करना, उत्तम व्यक्तियों के साथ उत्तम व्यवस्था करना और अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। आगे है प्रणाली विशिष्ट की प्रक्रिया के सोपान। प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया के सोपान, इनका क्रम आ जाता है, याद रखना है। सबसे पहले उद्देश्यों की पहचानना और उनका प्रतिपादन करना। सबसे पहले तो उद्देश्यों को पहचाने को है, यहाँ पे उद्देश्यों को पहचानना और उनका प्रतिपादन करना। समस्या के चयन हेतु क्रियाओं का व्यापक रूप से अवलोकन करना। पहले उद्देश्यों को पहचानना और उसका प्रतिपादन करना, फिर समस्या के चयन हेतु क्रियाओं का व्यापक रूप से अवलोकन करना, फिर समस्या को पहचानना। पहले उद्देश्यों को, फिर समस्या के चयन हेतु व्यापक रूप से अवलोकन करना क्रियाओं का, फिर समस्या को पहचानना, फिर रूपरेखा तैयार करना। समस्या को पहचानने के बाद रूपरेखा तैयार करना, फिर आंकड़ों का संकलन करना और आंकड़ों का फिर संकलन के बाद विश्लेषण करना, फिर मूल्यांकन करना और सबसे बाद में है अधिगम अनुभवों को सुधारना। सबसे बाद में क्या? अधिगम अनुभवों को सुधारना। उद्देश्यों की पहचानना, समस्याओं के चयन हेतु क्रियाओं का व्यापक रूप से अवलोकन करना और समस्या को पहचानना, रूपरेखा तैयार करना, आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और अधिगम अनुभव को सुधारना, ये प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया के प्रमुख सोपान है। प्रणाली उपागम की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए। विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन, निरीक्षण तथा अनुवीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रणाली उपागम या सिस्टम अप्रोच का है ना विद्यालय के प्रबंधन में, प्रशासन में, निरीक्षण में तथा अनुवीक्षण में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा विकास में किया जाता है। इसका उपयोग है ना परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा विकास में किया जाता है। परीक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से इसमें किया जाता है, वैज्ञानिक विधि ये। प्रणाली उपागम के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं, अतः शिक्षा की प्रक्रिया में भी शिक्षा उद्देश्यों के पूर्व निर्धारण से अध्यापक व छात्रों को कार्य करने के लिए उचित दिशा निर्देश प्राप्त होता है। प्रणाली उपागम के उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं, अतः शिक्षा की प्रक्रिया में भी शिक्षा उद्देश्यों के पूर्व निर्धारण से अध्यापक व छात्रों को कार्य करने के लिए उचित दिशा निर्देश प्राप्त होता है। शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन व अपेक्षित सुधार लाने में प्रणाली उपागम का उपयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें परिवर्तन यानी कि शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का परिवर्तन और अपेक्षित सुधार करने के लिए प्रणाली उपागम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगला है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम।
कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम यानी कि इसको CAL के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका पूरा नाम है कंप्यूटर, CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इसका पूरा नाम भी आ जाता है कि CAL का पूरा नाम क्या है, तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसमें CAL में ना शिक्षा के वातावरण हेतु कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें भी कंप्यूटर का ही काम है सारा ही, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL में, और CAI भी टॉपिक है तो उसमें भी कंप्यूटर का ही काम है। इसमें स्टूडेंट से संबंधित है और वो टीचर से, CAI टीचर से संबंधित है। उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और इसमें लर्निंग किया जाता है यानी कि सीखा जाता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम यानी कि CAL में शिक्षा के वातावरण हेतु कंप्यूटर प्रमुख घटक होता है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण अधिगम के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर आदेशानुसार एक अभिक्रम प्रस्तुत करता है। इसमें है ना, कंप्यूटर एक अभिक्रम प्रस्तुत करता है जिसमें कुछ सूचना व अंत में प्रश्न नियत होते हैं। इसमें पहले सूचनाएं दी जाती है, फिर प्रश्न दिए जाते हैं। अधिगमकर्ता इन सूचनाओं का अध्ययन करता है। अधिगमकर्ता इन सूचनाओं का अध्ययन करता है तथा उसके आधार पर प्रश्न उत्तर देता है। पहले सूचनाएं दी जाती है इसमें और फिर उसमें प्रश्न निहित होता है। अधिगमकर्ता जो लर्नर होता है ना, वो है ना उन सूचनाओं का अध्ययन करता है तथा उनके आधार पर प्रश्न उत्तर देता है। कंप्यूटर इस उत्तर का मूल्यांकन करता है तथा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसके बाद है ना फिर वापस से कंप्यूटर अधिगमकर्ता के सम्मुख अगला अभिक्रम प्रस्तुत करता है और फिर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर में है ना छात्र अधिगम प्रक्रिया, कंप्यूटर की प्रक्रिया हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों उपागमों पर आधारित होती है, यानी कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उपागमों पर आधारित होती है कंप्यूटर की प्रक्रिया और कंप्यूटर आधारित अधिगम। इस प्रक्रिया को प्राथमिक एवं उच्च स्तर के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया जाता है, समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर द्वारा स्क्रीन पर जो अनुदेशन प्रस्तुत किया जाता है उसका अध्ययन करने के उपरांत छात्र है ना अपनी अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है छात्रों को। इसमें ऐसी व्यवस्था, कंप्यूटर में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि छात्रों को है ना अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है, और अगर वो किसी भी चीज को जल्दी समझ लेते हैं तो कंप्यूटर में जटिल कौशलों को विकसित किया जाता है। और अगर वो किसी भी पाठ्यक्रम सामग्री को जल्दी सीख लेते हैं तो प्लस का बटन दबा देते हैं, नहीं सीखते हैं प्लस का बटन दबा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, नहीं सीखते हैं तो माइनस का बटन दबा देते हैं और धीरे से उसकी स्पीड को कम कर देते हैं और अधिगम करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशन का प्रस्तुतिकरण, नियंत्रण करना एवं अधिगमकर्ता पुनर्बलन प्रदान करना और उसके प्रमुख कार्य हैं, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा अनुदेशन व प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसमें, फिर अधिगमकर्ता पुनर्बलन प्रदान करके उसके प्रमुख रूप से कार्य करता है कंप्यूटर के आधार पर। कंप्यूटर शिक्षक के विकल्प के रूप में सामने आया है। इसमें कंप्यूटर है ना शिक्षक के विकल्प के रूप में सामने आया है। पारंपरिक ब्लैक बोर्ड पद्धति का स्थान आज मल्टीमीडिया ने, आज कंप्यूटर ने ले लिया है, प्रयोगशालाओं ने ले लिया है, जिसमें विभिन्न तकनीकी उपकरणों की सहायता से अधिगम कराया जाता है। जैसे आजकल डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही सभी एजुकेशन प्राप्त करने लग गए हैं, तो कंप्यूटर का ही महत्वपूर्ण रोल हो गया है अभी। कंप्यूटर है ना शिक्षा में बहुत अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। कंप्यूटर के द्वारा जैसे इंटरनेट से भी है ना विद्यार्थियों में स्वशिक्षा की भावना का विकास हुआ है, स्वयं सीखने लग गए हैं स्टूडेंट, और आज विद्यार्थी स्वयं अपनी शिक्षा से संबंधित अधिक समस्याओं का हल कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट पर आदान प्रदान करने में बहुत आसानी होती है और इसमें कंप्यूटर में बहुत सी फाइलों को सुरक्षित भी रख सकते हैं और पढ़ने की क्षमता का भी विकास अधिक हो गया है भी कंप्यूटर से। कंप्यूटर में है ना विद्यार्थियों को उनकी गति से चलने का अवसर भी मिल जाता है और आगे बढ़ने और पूर्व फ्रेम का उत्तर देना भी इसमें आवश्यक है। कंप्यूटर में छात्रों को अधिक आकर्षक और रुचिकर लगने लग गया है कंप्यूटर का अधिगम लर्निंग। आगे का टॉपिक है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का पूरा नाम है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यानी कि CAI। इसका पूरा नाम आ सकता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI। शिक्षा में है ना
शिक्षा में प्रमुख रूप से कंप्यूटर निम्नलिखित रूप से प्रयुक्त होने लगा है, जैसे शोध उपकरण के रूप में, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, प्रबंधन उपकरण के रूप में। शोध उपकरण की बात करें तो शोध उपकरण एवं प्रबंधन उपकरण के रूप में कंप्यूटर शोध उपकरण एवं प्रबंधन उपकरण के रूप में कंप्यूटर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। आजकल शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में कंप्यूटर ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। ये बुक का पेज है। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर का निम्नलिखित ढंग से प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से दी जाने वाली शिक्षा में छात्र सीधे सक्रिय रहते हैं और कंप्यूटर सामग्री शैक्षिक पद्धति में एकत्रित की जाती है, यानी कि शैक्षिक पद्धति के अनुसार कंप्यूटर सामग्री एकत्रित की जाती है इसमें। और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में, कंप्यूटर लर्निंग में ना सीधे छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और शैक्षिक पद्धति कंप्यूटर में ही एकत्रित किए जाते हैं। प्राय कंप्यूटर्स में है ना रेखीय एवं साक्ष्य अभिक्रमित अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है। रेखीय या साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या होती है, तो ये ना इसमें रेखीय और अभिक्रमित अनुदेशन में ना क्रमबद्ध और योजनाबद्ध अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध और योजनाबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये है ना B.F. स्किनर के द्वारा दी गई थी, रेखीय B.F. स्किनर के द्वारा। और साक्ष्य की बात करें तो नॉर्मली ग्राउंडर के द्वारा दिया गया था। स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन में जैसे 5 पद होते हैं, जैसे लघु पद का सिद्धांत होता है, 5 सिद्धांत होते हैं, लघु पद का सिद्धांत और बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, शीघ्र पृष्ठपोषण का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत, जो ये कंप्यूटर पर आधारित, इसमें कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में भी इसी के आधार पर शिक्षण किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है अभिक्रमित अनुदेशन का। तो सबसे पहले इसमें लघु पदों का सिद्धांत होता है, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, शीघ्र पृष्ठपोषण का सिद्धांत होता है, स्वगति का सिद्धांत होता है, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत होता है। ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा एक ही समय में अनेक छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही एक सुपर मशीन की तरह कार्य करता है कंप्यूटर। इस कंप्यूटर अनुदेशन की है ना प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें छात्रों के साथ साथ अंत प्रक्रिया करने में समर्थ रहता है, यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच में, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में शिक्षक और छात्र के बीच में अनुक्रिया की जाती है, अंत क्रिया से ही संबंधित है। आगे देखते हैं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के उपयोग। तो इसके उपयोग है ना, जो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर सभी का प्रयोग किया जाता है शिक्षण मशीनों का, मशीन की तरह। और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का अनुदेशन देने के लिए कंप्यूटर मशीन के रूप में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक मशीनों के संचालन के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है इसमें कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन निम्नलिखित उपयोग है, जैसे ये शिक्षक एवं छात्रों के लिए तथ्यों एवं सूचनाओं की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से छात्रों को अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा अंत क्रिया ट्यूटोरियल उपागम, इंपॉर्टेंट है, ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को सरलता से शिक्षा दी जा सकती है। ट्यूटोरियल उपागम से छात्रों को शिक्षा दी जाती है, यानी कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन भी किसी एक छात्र एवं कंप्यूटर के बीच उसी प्रकार अंत क्रिया से चलता है जैसे एक ट्यूटोरियल प्रणाली में, यानी कि जैसे शिक्षक और छात्र के बीच में अंत क्रिया होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर और छात्र के बीच में इसमें अधिगम कराया जाता है। यह अनुकरणीय प्रयोगशाला सिमुलेशन लैब के रूप में उपयोगी है। सिमुलेशन लैब का उपयोग किया जाता है। यह शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाफल तैयार करने, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए उपयोगी है। यह शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में भी लाभप्रद है। और ये शैक्षिक संस्थानों में परिवेश परीक्षाफल तैयार करने, तालिका प्रमाण पत्र तैयार करने में उपयोगी है। और शैक्षिक संस्थानों में प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में लाभप्रद हैं। यह समय सारणी तैयार करने में लाभप्रद हैं। और मूल्यांकन की प्रणाली में भी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन सहायक हैं। यह छात्रों के विविध कौशलों के विकास में सहायक है। ये शिक्षकों में वेतन बिल आदि विवरण तैयार करने के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन।
कंप्यूटर प्रणाली के है ना, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लाभ है तो कुछ लाभ है तो कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कि कुछ हानियां भी है। जैसे ना संगणक द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी में जो सामाजिक या सामाजिक संबंध होते हैं वह यहाँ पर नहीं होते हैं कंप्यूटर अनुदेशन में, और सभी स्थानों पर इसका प्रयोग संभव नहीं है। इसमें शोधकर्ता कार्य में अधिक, ये तो है ना शोध कार्य में सहायक है। और जैसे संगणक अनुदेशन विद्यार्थियों को भाषा संबंधी दक्षता प्रदान नहीं कर सकता, और विद्यार्थी जो कुछ सीखते हैं वह संगणक से ही सीखते हैं, यानी कि कंप्यूटर से ही सीखते हैं। तो इस प्रक्रिया में है ना ये यंत्रवत हो जाते हैं छात्र, और आसपास के छात्र उनका ध्यान नहीं रहता, और मैत्री और सहयोग की भावना भी विकसित नहीं हो पाती। तो इसके लाभ है तो हानियां भी है। तो ये था आज का टॉपिक, प्रणाली उपागम यानी कि सिस्टम अप्रोच व कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, CAI, और कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL। तो ये टॉपिक सभी फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और